हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग स्किल्स के बारे में या स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो ये बीएड में है, एमएड में भी हो सकता है, जहाँ पे भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड स्किल्स की बात आती है तो ये जिनके सिलेबस में टॉपिक है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली ये बीएड एमएड में तो है ही, एमए एजुकेशन में भी हो सकता है, डीएलएड में भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में बहुत सारी स्किल्स हैं। और वैसे तो हम सारी स्किल्स को नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, मनी का होता है ना। सभी बच्चों को अलग अलग स्किल सिखाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं माइक्रो टीचिंग में वो सिखा देते हैं, राइट। तो जल्दी से देखते हैं। और ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, तो जो मतलब आपको जब भी टाइम लगे तो इसको आधा आधा करके देख सकते हो। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, ठीक है। या नॉर्मली भी ये स्किल्स टीचिंग में ही बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब रेट बहुत ज़्यादा कम है। केवल 20% लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक किया जाता है, सब्सक्राइब होता है चैनल, तो ऑफ कोर्स एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, रीइंफोर्समेंट की तरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो अगर हम बात करें टीचिंग स्किल की या अध्यापन कौशल की, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने इसको आइडेंटिफाई किया? तो ये थे एलन एलन एंड रियान, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे इन्होंने 20 टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया था 1966 में। और अभी जो मैंने पढ़ा था जहाँ से, तो वहां पे दे रखा था कि फिलहाल ये 37 हो गई है। मतलब बहुत सारी स्किल्स हैं टीचिंग में, ठीक है। और टीचिंग स्किल्स बेसिकली होती क्या है? तो टीचिंग स्किल्स को कहा गया है कि ये सेट ऑफ टीचिंग बिहेवियर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, ताकि वो स्टूडेंट्स में, लर्नर्स में डिजायर्ड बिहेवियर लेके आए, ठीक है। मतलब एक क्लास के बाद, एक इंस्ट्रक्शन के बाद जो भी बिहेवियर आना चाहिए, ये सभी स्किल्स या से ये सभी सेट ऑफ टीचिंग बिहेवियर्स हमें मदद करते हैं कि वो सभी जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसको हम हासिल कर सकें। ओके। अब होता क्या है, इन स्किल्स में ऐसा नहीं है इसमें हम मार्क्स देते हैं, लेकिन हम इसको एसेस कर सकते हैं, इसका आकलन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। मतलब हम किसी भी टीचर को या किसी भी प्यूपिल टीचर को या भावी टीचर, मतलब प्रोस्पेक्टिव टीचर को देख के हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, कौन सी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है, इसके पैमाने पर नापा जाता है। ओके। अब क्या होता है, हम सभी स्किल्स, है ना, अगर हम 37 स्किल्स सिखाने चले गए तो बहुत टाइम कम पड़ जाएगा और पैसे भी लगेंगे, है ना। तो कंस्टेंट होता है टाइम का और मनी का। इसलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स माइक्रो टीचिंग में प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को सिखाते हैं, या हम ट्राई करते हैं कि ये बेसिक स्किल्स उनमें इनकलकेट कर दी जाए, है ना। क्योंकि सपोज करो अगर क्या होता है कि बीएड कॉलेजेस में बेसिकली 70 to 100 स्टूडेंट तो होते ही होते हैं, कहीं कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम एक बच्चे को सभी स्किल सिखाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए ग्रुप में कुछ बच्चों के साथ एक्टिविटी कर ली जाती है ताकि सबको समझ में आ जाए। और माइक्रो टीचिंग कुछ नहीं है, बहुत बच्चे डरे हुए रहते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है, कैसे होगी। तो माइक्रो टीचिंग एक सिमुलेशन है कि जो हम रियल में टीचिंग करने वाले हैं उसी को 36 मिनट की जो भी ड्यूरेशन होता है उसमें वो सभी चीजें वो सीख जाए, ठीक है, ताकि उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें वो अच्छे से परफॉर्म करें। तो कुछ ये स्किल्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को सिखाना। तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन कि किस तरह से वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लेसन को, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग या एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या करना, व्याख्यान करना, है ना। द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ डेमोस्ट्रेशन, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग या इलिस्ट्रेशन, उदाहरण के साथ पढ़ाना, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ क्लोजर, स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, हो सकता है कोई स्किल आगे पीछे हो, लेकिन ये ट्राई किया जाता है कि ये स्किल्स तो
एक प्रोस्पेक्टिव टीचर में डेवलप की जाए, क्योंकि बाकी स्किल वो इन सर्विस में रहते हुए भी सीख लेगा, लेकिन ये कुछ स्किल्स हैं टीचर के लिए जो कि उसमें होनी चाहिए। तो इन्हीं स्किल के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो जब इंट्रोड्यूस किया जाता है टॉपिक, उससे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? टीचर पूछता है कि क्वेश्चन के जरिए आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जहां पे वो स्टक हो जाते हैं बच्चे। फिर टीचर अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। अब इंट्रोड्यूस करते टाइम वो क्या देखता है कि जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं लर्नर की, और लर्निंग क्या होने वाली है, तो वो कनेक्ट करता है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज करो बच्चे ने ABCD पढ़ा हो, है ना? तो टीचर इंट्रोड्यूस करेगा और बताएगा कि इसका इससे क्या लिंक है ना? EFG पढ़ेंगे आज हम। तो दोनों को कनेक्ट करता है, प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करने में मदद करता है इंट्रोडक्शन के, इंट्रोड्यूस जब वो करता है लेसन को। और क्या होना चाहिए? क्लियर एंड कंसाइज ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि आज हम ये चीजें पढ़ेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, पीपल हैं, उनको पता चल जाए कि हम क्या सीखने वाले हैं आज। ठीक है? तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बताता है वो अपने लर्नर्स को कि क्या सीखेंगे, क्या लर्निंग आउटकम होगा। सपोज बच्चों को पहले पता है सेल के बारे में, आज उसको पढ़ाया जाएगा, सॉरी, सेल के बारे में पता है, आज पढ़ाया जाएगा सेल साइकिल के बारे में, है ना? सेल साइकिल में फिर डिफरेंट फेजेस हैं, है ना? इसका उपयोग क्या है? तो सेल साइकिल पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा डिफरेंट सेल्स कैसे डिवाइड होती हैं, एनिमल सेल कैसे डिवाइड होती है, प्लांट सेल्स कैसे डिवाइड होती हैं। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं या लर्निंग आउटकम्स हैं, राइट? देन क्या है? इंट्रोडक्शन से क्या होता है, जो आगे सीखने वाले हैं तो उसके लिए एक स्टेज तैयार कर देता है टीचर कि तो बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, इसका यूज करेंगे, तो एक स्टेज तैयार हो जाता है। सपोज करो कोई प्ले है, प्ले का इंट्रोडक्शन या मूवी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि स्टोरी किस वे में आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन जब होता है तो वो पूरी कहानी के लिए एक इफेक्टिव स्टेज तैयार कर देता है। और यहाँ पे क्या हो रही है? लर्निंग हो रही है, अधिगम हो रहा है, राइट? देन क्या है? जब टीचर में ये स्किल आती है, तो टीचर बच्चों का ध्यान कैप्चर करता है, उनकी अटेंशन ग्रैब करता है, एक पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाता है, और एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है बाकी लेसन के लिए। ठीक है, फिर स्टेप वाइज मैनर में हम आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन किसके लिए है? देन स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग आती है। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है? कि क्वेश्चंस को प्रॉप करना, क्वेश्चंस पूछना, ताकि स्टूडेंट डीपली सोचें, है ना? जो भी प्रॉब्लम है उसके वेरियस एस्पेक्ट पे। ये टेक्निक क्यों यूज होती है? ये टेक्निक इसलिए यूज होती है कि बच्चों में थॉटफुलनेस आए, वो खुद से भी विचार करना सीखें। ओके, और एक्टिव लर्निंग हो, क्योंकि टीचर ही हमेशा बोलता रहेगा 30 मिनट, 40 मिनट या 45 मिनट, तो उसमें पैसिव लर्निंग होगी, बच्चे अनअटेंटिव हो जाएंगे, है ना? सोने लगेंगे, नींद आएगी, बोर्डम होगा। तो इसीलिए क्वेश्चनिंग करने का मकसद क्या है? कि उनमें थॉटफुलनेस आए, लर्निंग एक्टिव हो, बच्चे रिप्लाई करें, अपने सब्जेक्ट को डीपली सोच, मतलब उसमें सोच समझ के आंसर करें, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो सीखें। तो क्वेश्चनिंग की स्किल भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लास में टीचर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। हो सकता है बच्चों के पास कोई रिस्पॉन्स ना हो सकता है बच्चे गलत जवाब दें, है ना? या हो सकता है जो बच्चे जवाब दें वो पार्शली करेक्ट हो। ओके, और हो सकता है कि वो बिल्कुल सही हो। तो टीचर को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को डील करना आना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चनिंग स्किल भी डेवलप की जाती है प्रोस्पेक्टिव टीचर में। और ये प्रोस्पेक्टिव टीचर की बात नहीं है, अगर टीचिंग कर भी रहे हो तो ये बेसिक स्किल्स हैं, ये टाइम के साथ डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप टीचिंग करते रहते हो तो आप नोवाइस टीचर से एक एक्सपर्ट टीचर की दिशा में बढ़ते रहते हो। ये स्किल अपने आप में आती रहती है, आपको पता चल जाता है कि किस तरह से क्लास में बच्चों के साथ डील करना है ना? तो ये होता रहता है। देखो क्या होता है, जब अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर टीचर क्या करता है? और क्वेश्चन पूछता है ना? कि बच्चा
करेक्टली रिस्पॉन्ड करे, है ना। होता है ना कि सपोज आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो टीचर आपको और हिंट देगा कि अरे ऐसा होता है वैसा होता है, तो आपको और आप और सोचोगे एज ए स्टूडेंट, है ना। और आप फिर इन द एंड करेक्टली रिस्पॉन्ड कर दोगे या पार्शली करेक्ट होगा। अगर नहीं भी हुआ तो डजेंट मैटर। अगर ऑलरेडी करेक्ट है तो टीचर क्या करता है कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, कब हुआ, क्यों, क्योंकि और डीप क्वेश्चन पूछता है ताकि बच्चा और डीपली सोचे, उसमें और ज्यादा थॉटफुलनेस आए, है ना। क्योंकि विचार करने की क्षमता भी, सोचने की भी क्षमता भी, नॉलेज को आपस में कनेक्ट करने की भी स्किल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्वेश्चनिंग क्या एक स्किल है, कौशल है अपने आप में। एक अच्छा सवाल पूछना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल है कि क्वेश्चन कंसाइज हो, क्लियर हो, सिंपल हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे और ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो ये सभी चीजें क्वेश्चनिंग स्किल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है क्वेश्चनिंग की। देन होता है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, जब बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है या इनकरेक्ट है तो प्रॉम्प्ट करता है टीचर, हिंट देता है ना, स्टेप वाइज की अरे वो सोचो वहां पे ऐसा होता है ना, सिचुएशन देता है, तो इन द एंड डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिल जाता है। देन है आस्किंग मोर इन्फॉर्मेशन। टीचर अगर पार्शली करेक्ट है तो और ज़्यादा उसमें पूछता है कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो और ज़्यादा सवाल पूछता है। देन रीडायरेक्ट करता है, सेम क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट स्टूडेंट से, ठीक है, ताकि पार्टिसिपेशन और ज़्यादा एनहेंस हो सके। देन रीफोकसिंग। रीफोकसिंग में क्या है, जब उनका आंसर करेक्ट है और वो सिमिलर प्रोसेस या फेनोमेना से कनेक्ट करना चाहता है। होता है कई बार कि कई चीजें सेम सी होती रहती हैं, लेकिन बच्चा इसका तो जवाब दे देता है, दूसरे का जवाब नहीं दे पाता है, तो हम एक टीचर उसको कनेक्ट करने में मदद करता है और फिर स्टूडेंट सोचता है कि हाँ ये तो दोनों सेम है और इसका भी जवाब यही होगा, ठीक है। देन है टू एनहेंस क्रिटिकल अवेयरनेस। टीचर हाई ऑर्डर क्वेश्चंस पूछता है जिसमें बच्चे की और ज्यादा थिंकिंग यूज होती है, ओके। या बच्चे को जो भी पता है उसमें और ज़्यादा क्या-क्या हो सकता है, तो ये भी स्किल है कि उसकी और ज़्यादा क्रिटिकल अवेयरनेस उसमें लाई जाए। तो ये हैं कंपोनेंट्स स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के। देन है एक्सप्लेनिंग। तो एक्सप्लेनेशन अपने आप में क्या है, हम जो भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं उसको आपस में इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं, है ना। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है लाइंस में, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ज़्यादा जो भी ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उसको आपस में और ज़्यादा कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये भी स्किल अटेन होना एक टीचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ओके। तो किसी भी टॉपिक को लॉजिकली डिस्क्राइब करना, उसको और ज़्यादा उसकी व्याख्या करना, संक्षेप में मतलब और ज़्यादा उसको मतलब इलेबरेट करके पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई चीज़ क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, कैसे घट रही है, कैसे हो रही है ना, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये टाइम के साथ ही आते हैं। देन क्या है, एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए, क्या प्रिकॉशन यूज करनी चाहिए कि लैंग्वेज सिंपल हो, बच्चे कनेक्ट कर पाए, है ना। और ये एडवाइस की तरह नहीं देनी चाहिए कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। एक टीचर की ड्यूटी होती है कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे। देन है कि सिक्वेंशियल मैनर में किसी भी चीज को एक्सप्लेन किया जाए, है ना। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट ऊपर वाले स्टेप पे पहुंच जाए, राइट। देन एज पर एज, बच्चों की एज जितनी है, मतलब सपोज फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग समझाना जरूरी है, उसके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, उसकी मेंटल लेवल या मेंटल एज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चों को ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो उन्होंने देखी ही ना हो, है ना। बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, ओके। और प्रीवियस नॉलेज के बेस पे एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गई स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग या एक्सप्लेनेशन। देन इसके कंपोनेंट से कुछ डिजायरेबल टीचर्स बिहेवियर क्या होना चाहिए और अनडिजायरेबल टीचर्स बिहेवियर क्या होना चाहिए।
तो डिजायरेबल में क्या होना चाहिए कि यूज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट, यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स, विजुअल टेक्निक का यूज करना। अगर टेक्निकल वर्ड्स हैं देन उनको भी अच्छे से डिफाइन करना, अच्छे से समझाना। जो भी जरूरी पॉइंट है, असेंशियल पॉइंट्स हैं, उनको भी अच्छे से समझाना। अनडिजायरेबल क्या है? इरेलेवेंट स्टेटमेंट, जिसका कोई यूज ही नहीं है उसके बारे में नहीं बताना। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना। सपोज ये आगे चल रहा है, यहाँ पे गैप छोड़ दिया, अगला पॉइंट बता दिया, तो बच्चे यहाँ पे पजल हो जाएंगे कि इसका यूज क्या है ना। तो सीक्वेंस वाइज समझाना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ फ्लुएंसी होना, है ना। मतलब आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से फ्लुएंसी के साथ नहीं समझा पा रहे हो, तब भी बच्चे थोड़ा उनको बोरियत होती है। देन अनक्लियर वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज नहीं करना जो कि बच्चों को समझ में ही ना आए, राइट। जैसे मैं अभी हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन कई बच्चों को फिर भी थोड़ी दिक्कत होती है। अलग अलग हमारे कंट्री में रीजन्स है ना, वहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग है। तो कई बार हो सकता है जो मैं वर्ड बोलता हूँ हिंदी में वो दूसरे बच्चों को समझ में ना आए। हालांकि मैं ट्राई करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ से हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी डुअल लैंग्वेज हो जाता है ना। चलो देन है स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन क्यों जरूरी है ना। टीचर अपना जो जेस्चर है, अपना बोलने का स्टाइल है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो करता रहता है। क्यों करता है? ताकि बच्चे अटेंटिव रहें क्लास में। यही मकसद है स्टिमुलस वेरिएशन का। और उनका इंटरेस्ट सस्टेन रहे, उनमें मोटिवेशन बना रहे। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। मेरा फ्लो थोड़ा तेज है क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है इसलिए, और ज्यादा लेंथी वीडियो फिर देखे नहीं जाते, है ना। तो इसमें क्या करता है टीचर? टीचर की मूवमेंट, है ना, उसको स्टिमुलेट करता है। मतलब उसमें वेरिएशन लाता है जो भी स्टिमुलस है। टीचर जेस्चर चेंज करता है। हो सकता है वो वर्बल हो सकता है नॉन वर्बल हो सकता है वो आंखें दिखाए, है ना। तो वो भी है। वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत ज्यादा यूज करता है, कम ज्यादा करता है। इससे भी क्या है, पता चल जाता है बच्चे कितने अटेंटिव है ना। जैसे आपने देखा होगा कि टीचर कई बार बहुत धीरे बोल देता है कि फिर बच्चे पूछते कि अरे सर मैम आपने क्या बोला है। तो इसका मतलब बच्चे अटेंटिव है, राइट, फोकसिंग, है ना। देन है इंटरेक्शन पैटर्न चेंज करता है। कई बार फ्रेंडली बिहेव करता है, कई बार बहुत एग्रेसिवली बिहेव करता है, तो वो भी सब क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन का पार्ट है। पोज भी लेता है। एक अच्छा पोज लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे रुकना है वो बहुत जरूरी है और एक स्किल है, राइट। तो पोज लेना भी जरूरी है। देन स्टूडेंट्स फिजिकल पार्टिसिपेशन, कि कोई गर्दन हिला रहा है तो आप भी, है ना, टीचर देख के करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बच्चे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और हमारे टीचर ने एक दिन ये भी बताया कि हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे अटेंटिव नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चे जब अटेंटिव नहीं रहते ना तो उनकी पलक नहीं झपकती, वो जानबूझ के ऐसे देखते रहते हैं, मतलब वो खो जाते हैं। तो उन्होंने हमें ऐसे बताया कि हम ऐसे चेक करते हैं। तो ये स्किल्स टाइम के साथ आती है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है स्टार्टिंग में। चलो देन आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन का कौशल, या हिंदी में हो सकता है ये अलग हो, ये तो मैंने ट्रांसलेट करके लिखा है इसको। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है? किसी भी टास्क को मॉडल करना कि ये चीज ऐसे होती है, या किसी प्रोसेस को या कॉन्सेप्ट को एज ए मॉडलिंग दिखाना कि ये चीज इस तरह से घटित होती है। तो इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होती है ना। जिसमें एक टीचर कोई भी कोई भी प्रोसेस है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो फिर स्टूडेंट को चाहता है कि स्टूडेंट इसको करे। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन होता है ज़्यादा। की पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है कि सपोज कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें मेथड स्टेप्स क्या होंगे, मेथड एंड मटेरियल्स क्या होगा, है ना। देन है वेरिएशंस एंड एडेप्टेशंस। तो इसमें टीचर क्या करता है, सभी बच्चों की हो सकता है रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, तो उसके अकॉर्डिंगली डेमोन्स्ट्रेट करता है वो टीचर। देन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज देता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें।
देन फॉलो अप लेता है और फीडबैक देता है, मतलब फॉलो अप करता रहता है कि बच्चा कैसा कर रहा है, लर्नर्स कैसे कर रहे हैं, और उनको टाइम टू टाइम फीडबैक देता है। तो ये है स्किल ऑफ डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेट करना किसी भी टास्क को, प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट को, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब डेमोस्ट्रेशन, एक मिनट यार, अब डेमोस्ट्रेशन जरूरी क्यों है? तो डेमोस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है, कई बार बहुत सारे टास्क या कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको समझाने का यही तरीका है कि उनको हम डेमोस्ट्रेट करें। ठीक है, उनको हम दिखाएं कि कोई प्रोसेस, कोई मॉडल किस तरह से मतलब कोई भी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, या हम किसी का भी मॉडल देख लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाती है। नॉलेज अपने मतलब कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने में, या उनको जो भी इंटरकनेक्शन है उनको समझने में हमारे लिए भी समझाना आसान हो जाता है, और लर्नर्स के लिए भी समझना आसान हो जाता है। देन आते हैं स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, या स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन, इसको कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करना। तो इसमें क्या होता है, कई बार जब कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तब भी जरूरी नहीं है बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो वहां पे हम यूज करते हैं इलिस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, उदाहरण दे के समझाते हैं कि भाई हार्ट है तो हार्ट इस तरह से दिखता है, लंग्स हैं तो लंग्स इस तरह से दिखते हैं, ताकि उनको अच्छे से पता चल जाए कि कोई चीज कैसी दिखती है, कैसी होती है, कैसे काम करती है वो। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं कि फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जांपल्स सो दैट पीपल्स कैन कनेक्ट टू प्रीवियस नॉलेज, है ना, जो भी उन्हें पता है उसके साथ कनेक्ट कर पाए। रेलिवेंट एग्जांपल्स दिया जाए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो, ऐसा ना हो बोरिंग एग्जांपल हो, प्रोसेस बहुत मुश्किल हो, उन्हें समझने में ही डिफिकल्टी हो। देन है यूजिंग मीडिया, है ना, कि मल्टीमीडिया का यूज किया जाए। जैसे कि सपोज मुझे हार्ट के बारे में पढ़ाना है, तो आप कितना ही बता लो बच्चों को कि हार्ट में दो ऑरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा मोटा होता है, उसकी वॉल थिक होती है क्योंकि उससे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है। सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा कहते हैं उसे। तो आप बोलते रहोगे या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करोगे ना, उन्हें वैसे तो याद हो जाएगा लेकिन उन्हें समझ में नहीं आएगा कैसा अर्थ होता है। तो हम सबसे अच्छा कब कर सकते हैं, जब उन्हें दिखाएं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि उन्हें कि ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है क्योंकि इसे पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना होता है। तो आपने जब एग्जाम्पल के साथ इलुस्ट्रेट कर दिया तो बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मीडिया का यूज होता है, इसीलिए इलुस्ट्रेशंस का यूज होता है किताबों में, ताकि उनको जो भी थ्योरी में लिखा है, जो भी टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा है, उसको विजुलाइज कर पाने में मदद मिले। ओके, आई होप आपको भी समझ में आ रहा है। देन स्किल ऑफ री या रिवॉर्ड। तो टाइमली रिवॉर्ड देना, बच्चों को री करना, ये भी एक स्किल है। अगर आप फ्रिक्वेंटली री करते हो, रिवॉर्ड करते हो, तो वो एज ए बहुत अच्छे से मोटिवेशन काम नहीं करती है। तो कब रिवॉर्ड देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, ये भी अपने आप में एक स्किल है। तो इसमें रिवॉर्ड में क्या है, री में क्या है, इसमें हो सकता है सपोर्ट प्रोवाइड करे, फीडबैक दे, या एडिशनल प्रैक्टिस करे, जिससे बच्चों को री कर सकें और लर्निंग अच्छे से हो सके। हो सकता है इसमें वर्बल या नॉन वर्बल क्यूज दिए जाते हैं, है ना, मतलब ये स्किल के की कंपोनेंट की कि आप सीखें। कई बार होता है ना कि बच्चे ने रिप्लाई किया तो आप करते हो ऐसे, कई बार वर्बली कहते हो कि हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, है ना। तो ये सब क्या है, री है। और ये सीखना कि कब देनी है, कैसे देनी है, और किसके लिए देनी है, कौन से रीजन्स पे देनी है, तो ये भी अपने आप में एक स्किल है। जैसा BF स्किनर ने कहा था, जब उन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बनाई थी ना 1954 में, तो उससे पहले वो गए थे अपने बेटे के स्कूल में। अब वो जब बेटे के स्कूल में गए तो उन्होंने देखा स्कूल में री अच्छे से नहीं दे रहे, मतलब कभी भी रिवॉर्ड दे दे रहे हैं, कभी भी री कर दे रहे हैं बच्चों को,
तो उससे वो मोटिवेशन की तरह काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने प्रॉपरली इसके लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या स्कूल के टीचर्स को कहा कि इस तरह से करिकुलम को डिजाइन करो या इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से डिजाइन करो, ठीक है, कि बच्चे सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट हो सके। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। चलो देन आते हैं स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो ये भी अ, अच्छी होना, और जरूरी भी नहीं है बहुत आपकी राइटिंग अच्छी हो, तो इसमें कुछ स्किल है, कुछ चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। जैसे मेरी तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लेजिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेजिबिलिटी, कि एटलीस्ट समझ में आए। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट अलग है, तो इस तरह से ना हो कि समझ में ना आए। देन है साइज एंड अलाइनमेंट, कि साइज एंड अलाइनमेंट भी सही हो, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाए, ब्लैक बोर्ड का अच्छे से जो भी स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन हो। ऐसा नहीं है कि आपने केवल इस पार्ट में लिख दिया या केवल इस पार्ट में लिख दिया, तो वो भी क्या है, स्किल अच्छी नहीं मानी जाती है। देन ब्लैक बोर्ड समरी, कि आपने यहाँ यहाँ चीजें लिख दी, लास्ट में आपने समरी भी लिख दी, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। करेक्टनेस, स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए, है ना। देन पोजीशन ऑफ टीचर, तो बेसिकली टीचर का एक ऐसी जगह पे खड़ा होना जरूरी है जहां से बच्चों को अच्छे से दिखे, है ना। सपोज करो बच्चे यहाँ बैठे हैं तो टीचर यहाँ से अच्छे से समझा सकता है लिख के। लेकिन कई बार क्लासरूम ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब टीचर बीच में आ ही जाता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट या सीटिंग अरेंजमेंट भी ना बहुत जरूरी है। ये तब हो सकता है कि पूरी क्लास यहाँ बैठे, टीचर यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखे, तब बच्चे अच्छे से देख पाए। लेकिन यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि टीचर लिखने के लिए यहाँ तो जाएगा ही, फिर यहाँ के बच्चों को नहीं दिखेगा, तो कुछ डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। या कई क्लासरूम होते हैं इस तरह से, हैरिंग सेफ डिजाइन होती है इसमें। अगर आप यहाँ भी बोर्ड रख दोगे और टीचर यहाँ पे भी खड़ा है, तो यहाँ दिक्कत होगी। अगर टीचर यहाँ से भी कुछ लिख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ के बच्चों को दिक्कत होगी। तो थोड़ा बहुत तो मतलब दिक्कत होती है। देन है कांटेक्ट विद पीपल्स, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना ये भी जरूरी है ना। लिखते हुए बच्चों को देखना, वो उनको समझ में आ रहा है या कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी समझाना, ब्लैक बोर्ड राइटिंग की या व्हाइट बोर्ड राइटिंग की स्किल है। आई थिंक देखो टाइम के साथ ये भी बदलना चाहिए, क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड तो बहुत ही कम यूज होते हैं, तो इसको चेंज करके व्हाइट बोर्ड भी कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये स्किल्स लिख लेना। देन है स्किल ऑफ क्लोजर, कि अपने लेसन को एक अच्छे वे में क्लोज करना, सम अप करना, रैप करना, अपने लेसन प्लान को बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि बच्चे मोटिवेट रहें और क्यूरियस रहें और ज़्यादा सीखने के लिए। जैसे बहुत सारे कोट है ना कि टीचर का काम क्या होता है, बच्चों को क्यूरियस बनाना। तो आप अपने लेसन को ऐसे क्लोज करो, रैप अप करो कि उनमें क्यूरियसिटी बनी रहे, कि घर जाके भी वो पढ़ें चीज़ों को। तो इस स्किल में क्या होता है, टीचर रैप अप करता है लेसन या कोई भी एक्टिविटी, उसको समराइज करता है, उसके की पॉइंट्स को समराइज करता है और बच्चों को रीइंफोर्स करता है ना। लास्ट में क्या होता है, टीचर जो पीपल टीचर है क्वेश्चंस पूछता है और उनको रीइंफोर्स करता है, रिवॉर्ड देता है ना, कि हाँ सही, वेरी गुड, नाइस, अच्छे से पढ़ा आपने। रिकैपिटुलेशन मतलब वही रिपीटेशन जो भी हमने लेसन में पढ़ा है, और की पॉइंट्स को समराइज करता है। और क्या करता है, जो भी बच्चों ने पहले पढ़ा है, प्रेजेंट नॉलेज को पास्ट नॉलेज के साथ कनेक्ट करता है और उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताता है। तो ये क्या है, स्किल ऑफ क्लोजर है। तो ये भी माइक्रो टीचिंग में बताई जाती है। और क्या है, जैसे ये तो मैंने बता दिया कि नई सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन करी है। देन रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग, कि जो भी उन्होंने सीखा है तो उस पर पूछा जाता है कि आपने क्या सीखा है, कैसे इसको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे। फीडबैक को एनकरेज किया जाता है, कि अगर किसी को नहीं समझ में आए तो बताओ। टीचर पूछता है ना लास्ट में कि अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा या समझाऊंगी, है ना। देन क्या करता है कि नेक्स्ट स्टेप को लिंक करता है कि अब हम आगे ये पढ़ेंगे, राइट। तो ये सभी क्या है, स्किल ऑफ क्लोजर है। तो उसके कंपोनेंट्स हैं।
चलो लास्ट में आ गए हम क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट वैसे तो स्टार्टिंग में भी हो सकता है कि क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट को माना जाता है कि ये कुछ वो मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए एक टीचर या एजुकेटर अपने क्लासरूम में बिहेवियरल डिस्टरबेंस को मेंटेन करता है ताकि सभी स्टूडेंट अटेंटिव रह के पढ़ सके। ओके, क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों अच्छा रखना जरूरी है? ये इसलिए अच्छा रखना जरूरी है ताकि ये इसलिए अच्छा रखना जरूरी है ताकि जो लर्निंग एनवायरनमेंट हो वो कंडूसिव हो। कंडूसिव का मतलब क्या हो? जहाँ पे लर्निंग कंडक्ट होती हो, है ना, जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे से होती हो और बच्चे अच्छे से लर्न करें और अचीव करें। सभी का यही मानना होता है या सभी का गोल यही होता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है अच्छे से हो और जो भी डिजायर्ड बिहेवियर है बच्चे उसको अचीव करें। तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक स्किल है और ये भी आनी चाहिए। जैसे एक चैनल है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अमेरिकन प्राइमरी टीचर है वो, उनके 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। उनके आप कभी क्लासरूम देखना, यूएस के क्लासरूम, प्राइमरी की टीचर हैं, आप उस पर डालना। अ, मतलब वो, मतलब उनके क्लासरूम इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने प्रॉपरली मैनेज्ड है, मतलब जाते ही मन कर जाए आपका पढ़ने का, क्योंकि सभी चीज़ें इतने अच्छे वे से रखी हुई है और वो टाइम टू टाइम उसमें वेरिएशंस भी लाते हैं। मतलब हर मंथ कुछ चेंज करते हैं या हर एक 6 महीने में या हर एक ईयर कुछ ना कुछ क्लासरूम में चेंजेस होते रहते हैं, वेरिएशंस लाते हैं, मॉडिफिकेशंस लाते हैं ताकि मोनोटोनस ना लगे वो। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है। क्लासरूम में टीचर और क्या करता है कि सभी चीज़ों को कंट्रोल रखता है ताकि सभी चीज़ें, मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। ओके, तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स इन माइक्रो टीचिंग। या नॉर्मली टीचिंग में भी ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में स्किल्स प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को सिखाई जाती हैं कि ये स्किल उनमें डेवलप हो। ओके, तो आपकी जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। और जहाँ से पढ़ा है मैं यहाँ से बताऊँ, ये एक रिसर्च आर्टिकल है, यहाँ से पढ़ सकते हो। ये पियर्सन पब्लिकेशन की किताब है टीचिंग स्किल्स पे, यहाँ से पढ़ सकते हो। ये एक आर्टिकल है, तो यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। बाकी ये इंटरनेट पे भी अच्छे से अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हम बीएड कॉलेजेस में, डीएलएड में करवा के देख लेते हैं कि 5-6 मिनट में, मतलब